हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के। सो दिस इज आवर फर्स्ट सेशन। तो अब यहाँ पर हम लोग आज से पास पेपर शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू अंटिल द एग्जाम स्टार्ट्स। ठीक है। सो एक एक पेपर हमारा इरादा है, पहले हम पेपर 4 करेंगे और उसके बाद हम पेपर 3 शुरू करेंगे। पेपर 4 हम इनिशियली करेंगे इन अ वीक, 2 classes, 1 paper per class inshallah taala. uh, so let us start. This is beta, whatever the questions that you have you should type. Okay. So this is our October November 23, 2 hours 30 minutes आपके पास time होता है. You got to be very good with your coding skills. The thing is, if you won't be able to code in the given time slot और आपने एक क्वेश्चन पे भी ज्यादा टाइम लगा दिया तो बाकी में आपके साथ काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और आपको पता है लॉजिक के इश्यूज हैं, सिंटैक्स के इश्यूज हैं। वी हैव टू गेट ओवर इट विद आवर गुड प्रैक्टिस। ठीक है। सो अक्टूबर नवंबर 23, 9618 पेपर 43। इसके साथ एक रिसोर्स फाइल है विच इज बेसिकली हियर क्यू डॉट क्यू डेटा डॉट टी एक्स टी। ये हम रिसोर्स फाइल जो है इसको यूज करेंगे किसी एक क्वेश्चन में। तो आई हैव ऑलरेडी ओपनड इट फॉर यू पीपल। बेसिकली ये वाली फाइल हमें चाहिए होगी। ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर ली है ताकि हम इस पर डिस्कस कर सकें व्हेन टाइम कम्स। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। अच्छा जी, तो क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 1 बेसिकली आपसे डिमांड कर रहा है कि this iterative pseudocode algorithm for the function iterative vowels takes a string as a parameter and count the number of lowercase vowels in the string. The vowels are the letters A, E, I, O, U. अच्छा जी, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये बेसिकली थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो ये हमारे पास देखें आप सूडो कोड है। This iterative pseudocode algorithm for the function iterative vowels takes a string as a parameter and counts the number of lowercase vowels in this string. The vowels are A, E, I, O, U. Function is iterative vowels. इसके पास एक पैरामीटर है जिसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग की और इट रिटर्न्स एन इंटीजर। तो डिक्लेयर टोटल एज इंटीजर, डिक्लेयर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज इंटीजर, डिक्लेयर फर्स्ट कैरेक्टर एज कैरेक्टर। टोटल को इन्होंने इनिशियलाइज करवाया। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को जो भी आपके पास पैरामीटर में स्ट्रिंग आया है उसकी लेंथ के साथ इनिशियलाइज किया। सो for x is equal to 0 to length of a string -1, since it is starting with 0, so this should be starting with 0, so it should end at the length of a string -1. फर्स्ट कैरेक्टर हमने एक मिड के फंक्शन से फर्स्ट कैरेक्टर को पिक कर लिया, फिर हमने चेक किया एक फर्स्ट कैरेक्टर इज ए, ई, आई, ओ और यू। देन टोटल को हमने बढ़ा लिया और फिर हमने वैल्यू में से इन्होंने क्या किया है,
कि वैल्यू में से लेफ्ट साइड का यहाँ पर एक कैरेक्टर हटा के और वैल्यू को जो है वो बेसिकली राइट साइड लेफ्ट साइड से ट्रिम कर दिया है। मतलब अगर उसके अंदर फर्ज करें ये वाले कैरेक्टर ये था स्ट्रिंग आपका कैरेक्टर, तो अब इसमें सी खत्म हो जाएगा, ये कैरेक्टर रह जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है कि क्योंकि ये जीरो से उठा रहे हैं, मतलब पहला कैरेक्टर उठा रहे हैं, फिर ये वन से लेके लेंथ -1 तक कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास क्या होगा कि जितनी भी लेंथ होगी उसमें से -1 हो जाएगा, और फिर फर्स्ट कैरेक्टर से लेके लेंथ तक उठाएंगे तो फिर आपके पास जो है वो सिर्फ राइट साइड से सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, लेफ्ट साइड का एक कैरेक्टर जो है वो ट्रिम हो जाएगा। So the pseudocode function mid x, y, z returns z number of characters from the string x starting at y in the position. Remember, y starts from 0. All right. So let me review this algorithm for you people once so that we could move on with it. So this provided pseudocode for the function iterative vowel aims to count the number of lowercase vowels in a given string value. However, इसके अंदर जो है वो एक छोटा सा फ्लॉ मुझे फील हो रहा है in its logic that affects its functionality. तो अब हम इसको पहले एनालाइज करते हैं. I am not going to correct anything. I'm just identifying it for you people. So ओरिजिनल जो ये वाला सूडो कोड है इसका एनालिसिस अगर हम करें तो द फंक्शन starts by initializing a total to 0 and calculate the length of the input string. If it then enters a loop for next ka count based loop that iterates over each character in the string. However, inside the loop, it incorrectly always sets first character to the first character of the current state of value instead of iterating through each character. ये जो है वो proper से iteration नहीं कर रहा. It attempts to reduce value. यहाँ पर जो है ना, it attempts to reduce value by trimming from the start in each iteration, which is an inefficient approach. Probably ये इन्होंने exam के लिए approach use करी होगी. So this is basically an inefficient approach for simply iterating over the characters. Due to these issues, the algorithm will not accurately count the vowels in the string except for very specific cases. For example, a string made up of a single vowel character repeated. तो इसमें जरा आपको issues होंगे. अगर आप इसका करेक्शन वाला मामला देखना चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो जिस तरीके से हमने रेगुलर एक एक कैरेक्टर को करके उठाया है, बहरहाल तो इसके अंदर अगर आप करेक्शंस, इसने करेक्शंस मांगी नहीं है, सो जस्ट गो ऑन एंड. अच्छा, अब आप देखें तो यहां पर राइट प्रोग्राम कोड फॉर फंक्शन आइटरेटिव वॉवल्स. अब हमें यहां पर इस पूरे को जो है वो फंक्शन को जो है अब हमें प्रोग्राम करना है पाइथन में. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. तो इसको बस अब हम एक कंपैरेटिव स्टडी की तरह वो कर लेते हैं. ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है. सो लेट्स इसको इसी जिस तरीके से इन लोगों ने किया है हमें एग्जैक्टली वैसे ही करना है
देखें अब इनका जो क्वेश्चन है, राइट द प्रोग्राम कोड फॉर द फंक्शन आइटरेटिव वॉवल। अच्छा, डू दे मीन कि हम एग्जैक्टली exactly ऐसा ही करें, या दे मीन कि हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें? इट एक्चुअली डिपेंड्स। ठीक है ना? तो आप जब इसका सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पर हमें राइट साइड्स, बिल्कुल हम बल्कि ये करते हैं कि हम इसकी फेस वैल्यू पे इसको सॉल्व करते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करते हैं जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इसको दिया हुआ है। हम इसमें किसी भी किस्म की इम्प्रूवमेंट जो है वो कंसीडर नहीं करते, तो हम बस इसको सिंपली जो है इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला पार्ट है वो कहता है कि आप इसको कोड करें। तो जब हम इसको कोड करने जाएंगे तो हम सबसे पहले इसको डेफ आइटरेटिव वॉवल्स, अब देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसको प्रॉपर इंडेंट करके देखें तो सबसे पहले डेक्लेरेशन है। तो हमारे पास ये जो डेक्लेरेशंस हैं, टोटल की, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की, फर्स्ट कैरेक्टर की, ये हमारे पास पॉसिबल तो नहीं है पाइथन में, बट इट्स अ गुड आइडिया कि हम इसको हाथ से खुद ही डिक्लेयर कर लें। तो डिक्लेयर हम यहाँ पर कर लेते हैं टोटल को एज इंटीजर, length of a string को as integer, or declare first character as character. Even if you don't see this in marking scheme, it is a good idea to declare the variables as the comments in the Python. That would actually be helping you because it will actually make it a habit. तो जहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, खासतौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले क्वेश्चंस में, दिस इज अ गुड आइडिया। उसके बाद आप टोटल को इनिशियलाइज कर रहे हैं जीरो पे, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को लेंथ ऑफ वैल्यू पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो टोटल को हमने जीरो पे इनिशियलाइज किया और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को लेंथ ऑफ वैल्यू पे इनिशियलाइज कर लिया। Sir, can we declare total and length together since the both are integers? Yes, yes, anything, doesn't matter at all. It's up to you. Since it is something which is we are doing extra, तो आप जैसे आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। Declaration is a good thing. Yes, correct. अच्छा, अब आप इसके बाद जो है फॉर का लूप शुरू कर रहे हैं। फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। अब देखें ये जो -1 वाला इशू है, दिस इज नॉट एन इशू इन पाइथन, सिंस वट एवर द नंबर दैट यू गिव टू पाइथन वुड ऑलवेज रन -1 तक। मतलब if the length of a string is 10, Python would run until 9. It won't attempt to reach 10. So it would finish at 1 basically, -1. So we don't need to put -1 there. So this will be like for x in range length of a string. So this range would go to the length of a string -1 automatically. अच्छा, अब हमारे पास देखें first character is basically mid of 0, 1. यहाँ पे we need slicing. Slicing means to manipulate the string. तो अब हमें first character चाहिए, तो first character we don't have to use the mid thing. All we have to do is to treat the string as an array. So whatever the character that you have in the string will be serving as array एलिमेंट। सो जो हम पहला एलिमेंट उठा लेंगे उसका 0, तो वैल्यू 0 फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। फिर हमें चेक करना है कि फर्स्ट कैरेक्टर इज ए और ई और आई और ओ और यू, और इसमें इन्होंने केस न्यूट्रल रखने का कोई भी सीन नहीं किया, सो इट इज फाइन। ठीक है, सो केस न्यूट्रल नहीं करना हमें, मतलब ए बड़ा हो छोटा हो, कैपिटल और स्मॉल डज नॉट मैटर, सो दे ओनली आस्क फॉर द स्मॉल वन, सो वी आर नॉट गोइंग टू पुट एनीथिंग एक्स्ट्रा अदर देन डिक्लेरेशन। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंट्रोल जी करके in VS Code you can see a single line which is exceeding the limit of the screen in multiple lines. आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि
अगर हम इसको कोट्स में डाल दें, और यहां पर हम लिखें if first character in A, E, I, O, U. So I would definitely be suggesting this. So instead of running the whole thing from here until here, you can always make it simple as this. ठीक है ना? अब ये आपकी मर्जी है. ठीक है, आपकी मर्जी है. आप इसको इस तरीके से करें. ठीक है, आप इसको इस तरीके से करें या आप इसको इस तरीके से करें. इट्स अप टू यू. तो हम जो है दोनों में से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं. कैम्ब्रिज इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती कि आपको एग्जैक्ट कॉपी बनानी है, लेकिन लॉजिक, अंडरलाइंग लॉजिक जो है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. लॉजिक आपको वही लेनी है जो कि थी. जो सिंटेक्स है, यू कैन चेंज दैट एज पर योर लैंग्वेज. एंड आई प्रेफर पाइथन फॉर द रीजन के पाइथन जो है, इट एक्चुअली मेक्स द होल कोड शॉर्ट. So why don't we take the advantage of this shortening ability of the Python और हम उसको छोटा करके लिखें. So instead of writing, sir, can you tell the thing again to enlarge the line 30? मतलब बेटे क्या हुआ? मैं आई डोंट गेट योर क्वेश्चन. मैंने सिर्फ ये कहा था कि इसको आप इस तरीके से लंबा लंबा, इफ फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू ए और फर्स्ट कैरेक्टर ई और फर्स्ट कैरेक्टर आई और ओ और यू लिखने के बजाय आप सिंपली इसको इतनी सी लाइन में लिख लें. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 3 lines of code, you just put it in this. I said कि you can improve upon syntax and you can take advantage of the shortening syntax of the Python instead of writing the whole thing. तो आप इसको इतने छोटे से में भी लिख सकते हैं. All right. So if the first character that you have picked up, if it is in A, E, I, O, U, then we increase the total. ठीक है, और उसके बाद हम वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं. सही है. तो ये आपका ये वाला जो सीन था ना, मिड वैल्यू वन लेंथ, ये सब हमने इसके अंदर यहाँ पर अचीव कर लिया. अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, how can we move a single long statement into multiple lines if it is getting off the screen? बेटे कंट्रोल Z. रिमेंबर, काजी साहब ने सिखाया था ये. कंट्रोल Z. अगर मैं दोबारा देखें, सॉरी, ऑल्टर Z है. ऑल्टर Z से ये एक लाइन में आ गया और ऑल्टर Z से मल्टीपल लाइंस में आ गया. इट्स ऑल्टर Z. इट शोज. यस, यस, यस. ओके. So this is basically start from the second character. Technically 0 से, क्योंकि हमारा काउंट स्टार्ट होता है, तो 1 is the second character. और यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा. इसका मतलब ये है कि from first character to the end हम उठाएंगे वैल्यू से और उसको वैल्यू को असाइन कर देंगे. इस तरीके से वो जो लेफ्ट साइड वाला एक सिंगल कैरेक्टर हमारा गायब हो रहा था, वो गायब हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली डन. नाउ second part, write program code to call the function iterative vowel. देखें, when it says the program code, it means that you are in the open area now. There is no def there. So there is no def there. When you are in the open area, it is the program code. If it is a function or it is a procedure, it is always def. ठीक है. So it says write program code to call with the parameter house from the main program. My dear Umar, I started at 12:30. So अब हम प्रोग्राम कोड का मतलब है, हम फिर रिटर्न कर दिया हमने टोटल और हम बाहर आ गए. सो दिस इज प्रोग्राम कोड. सही है. ठीक है जी, ये अब आपके पास आ गया. राइट प्रोग्राम कोड टू कॉल द फंक्शन विद द पैरामीटर हाउस from the main program. So there we go. All you have to do is to uh, just write that. ठीक है ना? सो आपने आइटरेटिव वॉबल्स को कॉल किया पैरामीटर हाउस के साथ, और जो ये टोटल रिटर्न करेगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. अगर आप चाहें तो इसको बस इम्प्रूव भी कर सकते हैं. बस
total number of vowels in करके और पूरा proper करके, but they haven't asked for it. So they have just asked for कि आप उसको print के साथ iterative vowels और house के साथ उसको आप call कर लें. Now, test your program, take the screenshot. So test your program. Let's save it. Let's save it. Hold on, let me save it down. Let's run and see what it says. Hold on for a moment. So you see it says 3. So it means कि house में आपके पास 3 जो है वो characters हैं. कौन से वाले? Vowels वाले. Okay. So these are 3 characters in house. Now, next part, rewrite the iterative vowel as a recursive function with the identifier recursive vowel. ठीक है, अब हम इसको जो है हम यहां पर इसको अब हम रिकर्सिव में कैसे लिखेंगे. ठीक है, अब हम यहां पर रिकर्सिव में इसको किस तरीके से लिखेंगे. सर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? बुरा लग रहा है. नहीं, मैं आपको क्यों इग्नोर कर रहा हूं? आपको मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा हूं बेटे. आप बेफिक्र रहें, आप क्लास लें, बस बाकी चीजों को छोड़ दें. क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दैट इज इन माय हैंड. अच्छा, अब आप देखें रिकर्जन में जब हम रिकर्जन करते हैं, खैर है खैर है, जब हम रिकर्जन करते हैं तो converting the iterative vowels function to recursive one, we will create a function recursive vowels that still counts the number of lowercase vowels in a given string. The approach will significantly change now as recursive function rely on calling themselves.
ठीक है ना। रिकर्सिव फंक्शन इज द फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ फ्रॉम विद इन इट्स ओन बॉडी with a modified input until a base condition is met। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा था, बेसिकली यहाँ पर सीन ये है कि जब आप यहाँ पर आप जो है वो रिड्यूस कर रहे थे एक कैरेक्टर, तो इसके पीछे मकसद शायद इस क्वेश्चन का यही था। Umar, I would, Umar Kazi, I would appreciate if you pay attention to the class. Leave everything out, just pay attention. यहां पर हम क्या कर रहे थे, एक कैरेक्टर को रिड्यूस कर रहे थे। अब हम यही अप्रोच जो है वो इस्तेमाल करेंगे रिकर्जन में, और इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि अ कैरेक्टर इज बीइंग रिड्यूस्ड, और वही जो वैल्यू की अब करंट कंडीशन है वो आप दोबारा अपने आप को कॉल करके और उसको एज पैरामीटर भेजेंगे। तो जो इसकी बेस कंडीशन होगी वो ये होगी कि जब तक आपके पास जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि आप जैसे ही 0 पे पहुंचेंगे तो ये वहां से चला जाएगा। यानी कि अगर हम उनको की कंपोनेंट्स पे बात करें आइटरेटिव वॉवल्स के, तो बेस केस क्या होगा, द रिकर्जन टर्मिनेट्स व्हेन द करंट इंडेक्स इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मीनिंग वी हैव चेक्ड एवरी कैरेक्टर, इन दिस केस इट रिटर्न्स 0 and there are no more vowels to be counted। ठीक है। अब हम इसमें instead of a loop the function will call itself with an incremented index। This moves the current character being checked to the next one in the string। और फिर हम vowel को चेक करेंगे। if the current character is a vowel the function returns 1 plus the result of the recursive call on the rest of the string। If it is not a vowel it simply returns the result of the recursive call। सो इनिशियल कॉल जो होगी वो हम जो है वो कर देंगे फ्रॉम आउटसाइड। इंडेक्स पैरामीटर कैन बी ओमिटेड। अब देखें इसको हम किस तरीके से करते हैं। सो यहां पे हम क्या करेंगे कि अब हम लिखते हैं डेफ रिकर्सिव वॉवल। अब जो ये वैल्यू आ रही है, अब आप इसकी लेंथ पे भी बात कर सकते हैं। आप इसकी लेंथ जो है वो, अगर आप जो भी वैल्यू आ रही है अगर वो नल है, ठीक है, तो इसका मतलब है हम रिटर्न 0 करेंगे, नल वैल्यू आ रही है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इफ और लेंथ ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू 0, यू कैन यूज बोथ ऑफ देम और आइदर ऑफ देम। ठीक है ना। तो अब जो ये एक एक करके रिड्यूस करके, एक एक करके रिड्यूस करके जो है वो भेज रहा है, तो अब जब ये 0, जब नल आएगा या उसकी लेंथ में 0 आ जाएगा तो फिर ये रिटर्न 0 करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कौन सा केस, बेस केस। ये आपके पास क्या हो गया, बेस केस। ठीक है। अच्छा, अदरवाइज अब आपके पास यहां पे रिकर्सिव केस आएगा। सही है, रिकर्सिव केस आएगा या जनरल केस आएगा। सही है ना। जनरल केस आएगा या रिकर्सिव केस आएगा। इसमें क्या होगा कि आप फर्स्ट कैरेक्टर को वैसे ही उठाएंगे। अगर फर्स्ट कैरेक्टर आपका ए ई आई ओ यू में है तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस करके रिकर्जन को कॉल करेंगे बाकी एक कैरेक्टर लेफ्ट से हटाने के बाद। और अगर आपका इसमें नहीं है तो आप 1 के बगैर इसको कॉल करेंगे। सही है। सो अब ये जो आपका कोड है इसको थोड़ा सा डिबंक करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है।
ठीक है, अब ये इसको थोड़ा सा किस तरीके से काम करता है, हम इसके लिए एक टेबल सा बनाते हैं और उसको जरा डिबंक करके देखते हैं कि ये किस तरीके से आपके लिए हेल्प कर सकता है। तो ट्रेस टेबल जो है, अब इसमें देखें, ये आपके पास क्या बोलता है, अगला जो इसका इमेजिन है, इमेजिन, इमेजिन की जो वैल्यू है, इसके साथ हम इसको ट्रेस करके पहले देखते हैं। ठीक है, पहले इसको हम चला के देखते हैं, फिर ट्रेस करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, अब देखें आपका जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट आपका क्या कह रहा है, राइट प्रोग्राम कोड टू कॉल फंक्शन रिकर्सिव वर्बल्स विद द पैरामीटर इमेजिन। अच्छा, अब देखें यहां पर इसको हम, इसको मैंने जो है वो, अब देखें हमने क्या किया, रिकर्सिव वर्बल को इमेजिन के साथ कॉल किया। अब देखें I1, A2, I3, E4, so let's run and see if it is working properly. So it is working properly, so it gives us answer 4, it is working fine। अच्छा, अब इसको, हाँ अब हम इसको बेटा, इसको जरा नोफिल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखें, थोड़ा सा रुकिएगा, मैं इसका ट्रेस टेबल वर्कआउट कर रहा हूं। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसका ट्रेस टेबल वर्कआउट कर लूं।
ये देखिए मैंने इसका ट्रेस टेबल वर्कआउट किया है। ये देखिए अब आप यहां पर अगर आपको नजर आ रहा है तो जो ये आप अगर ट्रेस टेबल देखें, so creating this trace table for the recursive function, recursive vowels with the input value imagine, जो हमने पहली value ली है, that is imagine, with the input value imagine allows us to see how the function progresses through each recursive call, tracking the key variables and return values at each step. So let's break it down. तो जो कॉल नंबर 1 है, चाहिए ना, जो कॉल नंबर 1 है, इसमें आपने जब कॉल किया तो कॉल नंबर 1 जो है, लेट मी टेक इट आउट, ये ये देखें, ये कॉल नंबर 1 है। आपने 1 जो है, आपने किसको कॉल किया, इमेजिन के साथ। तो यहाँ पे जो वैल्यू रिसीव हुई ये पैरामीटर है, ठीक है ना, ये पैरामीटर है, इसको वैल्यू रिसीव हुई इमेजिन। फिर इफ वैल्यू कंडीशन आपकी जो है, वो कंडीशन तो आपकी यहाँ पर फॉल्स है क्योंकि वैल्यू नल भी नहीं है और जीरो भी नहीं है। अब रिकर्सिव केस में हम आ गए, फर्स्ट कैरेक्टर हमने लिया तो आई था, दिस इज आई, फर्स्ट कैरेक्टर। तो अब क्योंकि आई इज इन ए ई आई ओ यू, तो यहां पे ये कॉल करेगा 1+, देखें 1+ रिकर्सिव, और इसने सेकंड कैरेक्टर से यानी कि एम से ई तक पिक कर लिया, पिक करके और उसको भेजा है। तो ये बेसिकली उसको 1+ के साथ हो रहा है। आई इज अ वॉवल, सो 1+ रिजल्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये देखें, ये जब तक रिटर्न नहीं होगा जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा। सो दिस दिस पर्टिकुलर part of this statement will regenerate a call to itself, which is recursive vowel. So now this is the call number 2 with imagine, since you have sent with imagine. So what is the first character? M. Now since M is not part of A, E, I, O, U, instead of 1+, we will only be calling it without 1+, because 1+ only works when the first character is among A, E, I, O, U. तो यहाँ पे एम्स के बाद एजिन आ गया, यानी कि अब हमने सिर्फ इसके साथ कॉल किया एजिन। M is not a vowel, move to the next. This part will create the third call. So now third call, now we receive agent. So first character is A. So since first character is among A, E, I, O, U, so it will actually be calling with 1+ recursive vowels jin. Now this is A means 1+ because it is part of this. So A is a vowel, so 1+ result of the rest of the string. So this jin now create the fourth call, recursive jin. तो ये this creates the fourth call. सही है? So G is not a vowel, so without 1+. So G is not a vowel, to move to the next INE. Now that creates it. It is actually calling itself call number 5. INE. INE means the first character is I, so I is a vowel, so 1+ result of rest of the string NE. अब हम N के साथ आते हैं, तो N is not, so we are just calling, then we call with E, ठीक है? E is basically among A, E, I, O, U, it's a vowel, so 1+ this. अब यहां से आप देखें रिटर्न होना शुरू होगा। अब यहां से जब इसने दोबारा इसको कॉल किया, तो ई में से जब आपने एक कैरेक्टर हटा दिया, तो दिस हैज एक्चुअली कॉल्ड विदाउट एनी वैल्यू। सो द बेस केस अराइव्ड।
बेस केस ने क्या रिटर्न किया? जीरो। बेस केस ने क्या रिटर्न किया? जीरो। अब ये जो जीरो रिटर्न हुआ, तो यहां से ये जीरो रिटर्न हुआ. So this zero actually has made this whole thing instead of वन प्लस दिस. तो अब आप देखें ये जो वन प्लस ये है, ये बेसिकली क्या हो गया? ये वन प्लस हो गया एक्चुअली वन प्लस जीरो. ये जीरो यहां से रिटर्न हुआ, ये वन प्लस जीरो हो गया. ठीक है, वन प्लस जीरो क्या हो गया? वन. अब यहां से ये वन रिटर्न होगा. यहां पर इसका जो रिजल्ट होगा, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं भेजा था वन प्लस, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो बेसिकली होगा वन. क्या होगा इसका रिजल्ट? वन. यहां से ये वन रिजल्ट जाएगा और फिर इसके जवाब में यहां पर ये बन जाएगा. देखें, वन प्लस जो नीचे से रिटर्न हुआ है वन, ये बन गया टू नाउ. अब यहां से ये टू रिटर्न होगा और यहां पर इसकी जगह पर जो रिटर्न हो रही है चीज वो हो रही है टू. अब ये टू रिटर्न हो रहा है, देयर इज नो एडिशन. सो दिस टू विल नाउ गो बैक टू दिस एरिया. सो दिस विल बिकम वन प्लस टू. दिस हैज बिकम थ्री. अब ये यहां से ये थ्री रिटर्न होगा और यहां पर इसका जो रिजल्ट रिटर्न हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? थ्री. ये थ्री जो है ये फिर यहां से रिटर्न होगा. अब देखें ये क्या हो रहा है, ये अनवाइंडिंग हो रही है. हम कॉल नंबर 8 पे पहुंचे और कॉल नंबर 8 से जब जीरो रिटर्न हुआ तो ये जीरो जो है, द जीरो हैज स्टार्टेड रिटर्निंग. तो ये जीरो यहां पे आया तो यहाँ पे वन प्लस था तो ये टू हो गया. यहाँ पे वन प्लस नहीं था, सॉरी, वन प्लस जीरो वन हो गया. फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो ये वन रहा. इसके बाद ये वापस गया तो फिर इस वन में ये वाला वन ऐड हो गया, टू हो गया. फिर ये टू वापस गया, यहाँ पे वन प्लस नहीं था तो यहाँ से टू रिटर्न हुआ. इस वन के साथ टू ऐड हुआ, थ्री हो गया. अब थ्री यहाँ पे वन प्लस नहीं था तो सिर्फ थ्री रिटर्न हो गया. तो अब यहाँ पे क्या होगा अल्टीमेटली? आपके पास वन प्लस थ्री हो जाएगा विच इज बेसिकली फोर. सो फाइनली जो हमारे पास होगा इस रिकर्जन में ये फोर रिटर्न होगा. ये फोर रिटर्न होकर के आपको यहां पे रिसीव होगा और फिर फोर प्रिंट हो जाएगा. इफ यू लाइक टू चेक, ये आपका फोर यहां पर प्रिंट हो गया. दिस इज फोर. ठीक है, दैट इज हाउ द रिकर्जन वर्क्स. Sir, why is it that each time we call the recursive function, a letter from the string gets removed? What happened? Hamad, you have just joined. This is the mantra of this question. That is how it is working. Take the first character, remove the rest, and take those rest and call it again. At the end, you have asked the first question, बेटे. So, क्या conclusion हुई इस पूरे की? Conclusion ये हुई कि from the trace table we can see that the function will add 1 4 times for each vowel encountered, that is I, A, I, E. That is I, A, I, A, I, E. ठीक है? And each of these additions correspond to a layer in the recursion where a vowel was found. One add hota raha uske saath. The base case returns zero, which then gets added to the returning values going back from the base up the call stack. ऊपर तक जाता जाएगा. This trace table that we have made effectively demonstrate how the function logically breaks down the problem, checking each character through recursive calls and cumulatively counting the vowels by leveraging the call stack. तो ये call stack कहलाता है. ये I will be saving this document for you to refer to it later. So let me save it.
I have saved it to the resources so that you could refer back to it later after the lecture. अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं अगले पार्ट की तरफ. Test your program, we have tested it. So now question 2. Question 2. All right, so question 2, a linear queue is implemented using 1D array queue. The index of the first element in the array is 0. Write the program code to declare Q a global array with space to store 50 IDs of type string. It means that we have to create an array that will be initialized with 50 null strings. Head pointer, a global variable to point to the first element in the queue, initialized to -1. And tail pointer, a global variable to point to the next available space in the queue, initialized to 0. ठीक है. So यहां पर अब हम शुरू करते हैं. अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले क्यू बनाएंगे 50 एलिमेंट्स की. तो टू इम्प्लीमेंट a linear queue means that we are not getting back, we are not wrapping around. A linear queue means it can only use one element of the queue only once you move on, as in if you insert an item and later you basically delete that item, that space that you have utilized will not be used anymore, because both of the pointer, which is the head pointer and the tail pointer in the queue, will only be moving forward. So to implement a linear queue using 1D array as described in this question, you can declare the necessary components in many forms. तो हम यहाँ पर जो है वो I'll be using Python. In Python, global variables can be declared outside of functions and accessed or modified inside them using the global keyword. You people know that. However, for global declarations, you typically don't need to specify them as global outside the function. All you have to do is to. So, यहाँ पर हम जो है वो सबसे पहले क्यू को बना लेते हैं. क्यू का नाम जो है वो हम यहाँ पर, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर क्यू को हम बना लेते हैं. तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्यू क्या है, अ ग्लोबल एरे विद स्पेस टू स्टोर 50 आईडीज. हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, बट यू पीपल नो दैट आई प्रेफर टू मेक लाइक दिस, none for I in range 50. So make this way. All right. अच्छा, head pointer, a global variable to point to the first element in the queue, initialized to -1. हमने ये बना दिया, यहाँ पे declare भी हो गया और initialized भी हो गया. ठीक है, declare भी हो गया और यहाँ पर ये initialize भी हो गया. फिर हमने बनाया tail pointer. Tail pointer, global variable to point to the next available space in the queue, initialized to 0. Tail pointer. ठीक है. So queue is an array initialized to have 50 slots, elements, each initially set to none. This is because Python does not have a fixed size for its list like arrays in some other language, but we can
simulate an array for a specific size this way. Okay? So we are talking about this part. Then head pointer. Head pointer starts at -1, indicating that the queue is initially empty because it points to an invalid index. This is a common convention used to signal that there are no elements in the queue. ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को. Then comes the tail pointer. Tail pointer is set to 0, indicating that the first position in the array where a new element will be inserted. This setup assumes that the queue follows a first in, first out policy where elements are added at the tail and removed from the head. याद रखिएगा, elements are added at the tail. सही है? So elements will be inserted are added at the tail. ठीक है? और over here elements are removed from the head. Okay? All right. Now, second part. The procedure enqueue takes a string parameter. If the queue is full, the procedure outputs a suitable message. If the queue is not full, the procedure inserts a parameter in the queue and updates the relevant pointers. Write the program for enqueue. ठीक है? Write the program for enqueue. अच्छा जी, अब आ जाए यहां पर for the second part. ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रोग्राम enqueue लिखने जाएंगे. To implement enqueue procedure in Python, we need to consider few things first. ठीक है, as you have already seen, I have discussed it. The queue is full when the tail pointer is equal to the length of queue, 50 in this case. If the queue is not full, you should insert the parameter a string ID at the position indicated by the tail pointer. क्योंकि tail pointer पे क्या होता है? Elements जो है, elements are added at the tail pointer. So let me revise. If the queue is full, it means that the tail pointer is equal to 50. ठीक है? In this case, in this particular case. If the queue is not full, you should insert the parameter जो string यहाँ पे हम देंगे at the position indicated by the tail pointer. Then increment the tail pointer by 1 to point to the next available space. सही है ना? Tail pointer 0 है, 0 पे हमने वैल्यू डाली और फिर हमने उसको आगे बढ़ा दिया. Since this is the first element to be enqueued when the queue is empty, you should also update head pointer from -1 to 0, indicate the queue is no longer empty. सही है? हम ये भी कर सकते हैं और हम ये भी कर सकते हैं कि हेड पॉइंटर को छेड़े ही नहीं. हम जब हमें रिमूव करना हो तो पहले हम हेड पॉइंटर को आगे बढ़ा लें, फिर रिमूव कर लें. ठीक है ना? या हम इनिशियली जब पहला आइटम हो तो उसी वक्त हेड पॉइंटर को भी उस पर रख दें, तो फिर हम जहां से हेड पॉइंटर होगा वहीं से आगे लेके चलेंगे. सो बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर अवेलेबल. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है वो प्रोसीजर एनक्यू बनाते हैं. सही है, अब देखें क्या बोल रहा है. द प्रोसीजर एनक्यू टेक्स अ स्ट्रिंग पैरामीटर. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डेफ. अच्छा, बाय द वे, अगर हम इफ वी टॉक इन पाइथन टर्म्स, तो उसका मतलब ये होगा कि देयर इज नो प्रोसीजर इन पाइथन, एवरीथिंग इज अ फंक्शन. तो अब हम यहाँ पे एनक्यू बनाते हैं. तो हम यहाँ पे हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर दोनों को अपडेट करने जा रहे हैं. तो अगर टेल पॉइंटर हेड पॉइंटर के बराबर हो जाए, ये भी एक चीज हो सकती है. और हम ये भी कर सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि हेड पॉइंटर, हाँ ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है. और हम एक और अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ द टेल पॉइंटर इज 50, ये भी हम कर सकते हैं. लेकिन what if we are actually adding and then we are actually deleting as well? So tail pointer और head pointer किसी एक जगह पर आकर अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो वो भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है. It means queue is full. और इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, that is
all elements added are removed। ठीक है, इसको हम इस तरीके से देखते हैं। सही है। अच्छा, हम लिख देंगे क्यू इज फुल। नाउ एल्स में आ जाए। अब हम क्या करेंगे कि जहां पर टेल पॉइंटर हमारे पास रखा हुआ है, जो हमने आईडी मंगाई है, उस आईडी को हम उस टेल पॉइंटर पे प्लेस कर देंगे और टेल पॉइंटर इज इक्वल टू टेल पॉइंटर प्लस वन कर देंगे। ये वाला अप्रोच भी हमारे पास एक अप्रोच है, इस पे हम बाद में बात करते हैं। पहले हम इस वाली अप्रोच पे बात करते हैं कि टेल पॉइंटर इज इक्वल टू टेल पॉइंटर प्लस वन। ठीक है, तो इस वाली अप्रोच का सीन ये है कि इसमें क्या होता है कि जो टेल पॉइंटर है, बेसिकली ये वाली जो स्टेटमेंट है, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस अप्रोच इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्कुलर क्यू। तो जब सर्कुलर क्यू आएगी तो उसमें हम इस पे बात करेंगे। इन अ सर्कुलर क्यू, व्हेन एन एलिमेंट रीचेस एट द एंड ऑफ द एरे, तो फिर वो हम उसको दोबारा शुरू में भेज देते हैं। हम इस पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। दिस इज अ न्यू थिंग व्हेन वी रीच टू सर्कुलर क्यू अप्रोच है। इस पे अभी हम बात करेंगे। अभी हमारे पास जो है ये है एडिंग एन एलिमेंट टू द लीनियर क्यू। ठीक है ना, ये दिस इज लीनियर क्यू। ठीक हो गया। तो यहां पे तो हम एक एक करके ही आगे बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो इस अप्रोच पे हम बाद में बात करेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि अगर हमारा टेल पॉइंटर और हेड पॉइंटर बराबर हो गए हैं तो क्यू इज फुल। सही है। सो अब हमारे पास अगला पार्ट आता है क्वेश्चन का। ये क्या कहता है, अगला पार्ट, द फंक्शन डी क्यू चेक्स इफ द क्यू इज एम्प्टी। If the queue is empty, the function outputs a suitable message and returns the string empty. If the queue is not empty, the function returns the first element in the queue and updates the relevant pointers. Write the program for DQ. So, as we have an idea कि हमारे पास जो है, हम हेड पॉइंटर को रिमूव करने के लिए और टेल पॉइंटर को ऐड करने के लिए डालेंगे, और एडिशन को हम कहते हैं एनक्यू और डीक्यू कहते हैं हम डिलीशन को। सो यहां पर अब हम राइट प्रोग्राम कोड फॉर डीक्यू करने जा रहे हैं। फंक्शन डीक्यू चेक्स इफ द क्यू इज एम्प्टी। अच्छा, देखें अब जो है ना, टू इम्प्लीमेंट डीक्यू फंक्शन, check if the queue is empty. This can be done by checking if the head pointer is -1 or if the head pointer and tail pointer are at the same position without any element being inserted. ठीक है ना, तो DQ आप जब करेंगे, ठीक है, जब कुछ होगा। So ये वाली जो अप्रोच है ना, आई एम स्टिल डाउटिंग इट। तो हम तो एनक्यू करने जा रहे हैं। हम उस वक्त तक एनक्यू कर सकते हैं जब तक कि हम 50 एलिमेंट्स को एनक्यू नहीं कर दें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 49, दिस इज बेसिकली अ गुड आइडिया, कि अगर हमारे पास टेल पॉइंटर जो है
जब तक वो 49 नहीं होता हम ऐड कर सकते हैं ना। तो टेल पॉइंटर तो इज ओनली मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, हेड पॉइंटर को हमें ग्लोबल में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेल पॉइंटर इज बेसिकली द वन विच वी आर यूजिंग टू ऐड। सो टेल पॉइंटर पे हमने ऐड कर दिया। टेल पॉइंटर जब 49 होगा ऑलरेडी, तो हम उसमें मजीद ऐड नहीं कर सकते, हम कह देंगे क्यू इज फुल। अदरवाइज ये हो गया। इस वाले को अभी, इस लाइन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। सो दिस इज नाउ सिंपल एंड बेस्ट कोड। ठीक है ना। तो अब हम जो है वो डी क्यू करते हैं। डी क्यू का मतलब है कि हम डी क्यू जब कर सकते हैं जब हमारे पास होगा, अगर हमारे पास हमने सारी वैल्यूज ऐड भी कर ली हैं और सारी वैल्यूज डिलीट भी कर दी हैं, तो उसका मतलब है कि हमारा जो टेल पॉइंटर होगा वो हेड पॉइंटर के बराबर होगा। यहाँ पे ये वाला चेक बेहतर है कि हम उसको डी क्यू नहीं कर सकते, या हम हेड पॉइंटर जो है उसको टेल पॉइंटर के बराबर भी रख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस दोनों अप्रोचेस को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब डी क्यू देखें, तो यहां पर क्या है, रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द लीनियर क्यू। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर हेड पॉइंटर जो है, अब हम यहाँ पर इफ क्यू इज एम्प्टी, अगर हेड पॉइंटर हमारा -1 है उस पर भी एम्प्टी हो सकती है, या हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर दोनों बराबर है उस पर भी एम्प्टी हो सकती है। ठीक है। तो क्योंकि इसने बोला था कि अगर क्यू एम्प्टी होगी तो हम एम्प्टी रिटर्न करेंगे, तो हमने यहाँ पर प्रिंट भी कर दिया कि क्यू इज एम्प्टी और रिटर्न भी कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमें अब रिटर्न करना है एलिमेंट। तो रिट्रीव द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू, हमने फर्स्ट एलिमेंट का एक वेरिएबल बनाया और जहां पर भी हमारा हेड पॉइंटर इस वक्त है उस वैल्यू को हमने फर्स्ट एलिमेंट के बराबर कर दिया। उसके बाद हमने हेड पॉइंटर को एक आगे बढ़ा दिया, क्योंकि दिस इज लीनियर क्यू तो सिर्फ ही आगे ही बढ़ सकता है। तो अगर हेड पॉइंटर, अच्छा देखें, दिस इज नॉट नेसेसरी, दिस इज नॉट नेसेसरी, बट मैनेजमेंट में ये काम बहुत आता है। तो अगर हमारे पास, this is not necessary part, I'm telling you, this question does not require it, it is just added. तो अगर हमारे पास पूरी क्यू खाली है तो हम दोनों पॉइंटर्स को रीसेट कर दें, दिस इज अनदर ऑप्शन बट नॉट रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। ठीक है ना। इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन, दिस इज जस्ट एन ऑप्शन, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। ठीक है ना। but it is a good practice. So in exam, if you are doing it, don't do that. Okay. Now, so whatever the first element that you have taken out, let me, so I have removed it. I have made it comment. So whatever the first element that you have, head pointer has moved on. So first element आपने यहाँ से return कर दिया. So let's get back to the question. अच्छा, now a shop sells computer games. This is part B. ठीक है। A shop sells computer games. Each game has a unique identifier ID for of string type. The text file qdata.txt contains a list of IDs. The procedure reads the data from the text file and inserts each item of the data into the queue. अच्छा, मैंने यहाँ पे ये फाइल खोल के रखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। देखें, ये नंबर्स हैं। ठीक है, ये नंबर्स हैं। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जब आपको कोई डाटा फाइल मिले तो आप उस फाइल में आखिर में आके ये देखें कि जो आपका कर्सर है ये किस जगह पे ब्लिंक कर रहा है। अगर ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है आखिरी वैल्यू के एंड पे, तो आप एक एंटर मार के इसको ब्लैंक लाइन के शुरू में ले आए एंड देन सेव इट। सही है। समटाइम्स व्हाट बेसिकली हैपेंस कि बिकॉज ऑफ दिस कर्सर ओनली द लास्ट लाइन इज नॉट रेड. Few of the operating systems are actually making the programming hell for students, especially if they are in the exams. ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। अच्छा देखें, दूसरी बात ये कि ये जो लाइंस ऑफ कोड हैं आपकी इस फाइल के अंदर, ये लाइंस ऑफ कोड जो हैं वो बेसिकली
जब पढ़ी जाएंगी तो ये नॉट एज नंबर, बिकॉज दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, सो टेक्स्ट फाइल इज ऑलवेज क्या निकालेगा वो? स्ट्रिंग। जब भी वो रीड करेगा एक लाइन तो वो स्ट्रिंग होगी। सो बाय डिफॉल्ट द नंबर्स विच आर बीइंग रेड आर स्ट्रिंग। ठीक हो गया? So a shop sells computer games. Each game has a unique ID of a string data type. The file, the text file qdata.txt contains a list of game IDs. The procedure read data reads the data from the text file and inserts the item in the array q. ठीक है जी। So अब हमारे पास ये कोड है। Let's write it down. सही है। अच्छा, अब हम ये रीड कोड जो है, अब हमें लिखना होगा फाइल से। तो हम फाइल को ओपन करेंगे एज टेक्स्ट फाइल। देखें, जो डिफॉल्ट फोल्डर होता है किसी भी टेक्स्ट फाइल का, वो होता है, अगर विंडोज आप यूज कर रहे हैं, C:\\, उसके अंदर फिर जो है आपके पास यूजर्स, यूजर्स के अंदर ये फाइल होती है यूजर्स, और फिर यूजर्स के अंदर जो मेन यूजर है, जैसे आप अगर स्टूडेंट की आईडी से एंटर हुए हुए हैं, जैसे मैं अपने कंप्यूटर में जैक की आईडी से एंटर होता हूँ, तो फिर उसके अंदर होगा। तो C:\\users\main ID। अब जैसे मेरी आईडी है जैक, तो दिस विल बिकम C:\\users\जैक। अगर आपको कंप्यूटर मिलेगा तो उसके अंदर उन्होंने कोई ना कोई जो पहला जो प्राइम यूजर होता है उसकी आईडी कोई डाली हुई होती है। तो बी केयरफुल, वहां पे रखिएगा। या अगर आपको डिफॉल्ट फोल्डर में नहीं डालना, आपको कोई फोल्डर मिला हुआ एग्जाम में, तो आप उस फोल्डर पे फिर उसका पूरा एड्रेस डालेंगे, C:\\users\zach\documents\, या desktop\whatever the, otherwise you will not be able to read। तो जहां पर आप अपना प्रोग्राम सेव कर रहे हैं उसी फोल्डर में जो है, यस आशिफ, दिस इज हैपनिंग, डोंट वरी। सो जब आप किसी भी फोल्डर में अपना प्रोग्राम सेव कर रहे हैं, उसी फोल्डर में आपको फाइल रखनी है, अदरवाइज आपके साथ काफी मसले मसाइल हो सकते हैं। बी वेरी केयरफुल बिकॉज यू आर अपियरिंग अ प्रैक्टिकल पेपर। सो तो अब हम यहाँ पे रीड डाटा चलाते हैं। ठीक है, तो अब हम रीड डाटा लिखते हैं। ठीक है, डेफ रीड डाटा। अच्छा जी, अब हमें क्योंकि टेल पॉइंटर पे ऐड करना है, तो अब हम क्या करेंगे? अब विथ के साथ आप चला लें, या आप यहां पर इसके साथ चला लें। अब देखें, विथ के साथ चलाएंगे ना तो फाइल को क्लोज नहीं करना होता, क्योंकि जैसे आप फर्ज करें, अगर आप यहाँ लिखते हैं ना विद ओपन, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं विद ओपन, तो यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं qdata.txt रीड करने के लिए टेक्स्ट फाइल है एस फाइल, तो ये इक्विवेलेंट है इसका। देखें, इसको हम यहां पर फाइल इज इक्वल टू ओपन, ये इसका इक्विवेलेंट है। सही है, ये इसका इक्विवेलेंट है। तो लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और जैसे आप इस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आते हैं तो ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज हो जाती है। सो दिस इज बेसिकली प्रेफर्ड, लेकिन क्योंकि हमने कभी ये पढ़ा नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट। अब वंस यू आर आउट ऑफ दिस, तो आपको यहाँ पे फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर आप विद का ब्लॉक यूज कर रहे हैं, विच इज मोस्टली प्रेफर्ड, तो फिर आप जो है वो फाइल को क्लोज नहीं करते। अब आप विद के ब्लॉक के अंदर लिख, विद का ब्लॉक ऐसे ही होता है जैसे फॉर का ब्लॉक होता है, जैसे इफ का ब्लॉक होता है, जैसे वाइल का ब्लॉक होता है, ऐसे ही विद का ब्लॉक भी होता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट, ट्राई इट if you like to, otherwise keep stick to this approach that we have already studied. So file is opened, हमने एक लाइन फाइल से पढ़ी,
और एनक्यू को कॉल करके उस लाइन को भेज दिया. इफ यू डू रिमेंबर, आई टोल्ड यू दैट एवरी टाइम यू रीड अ फाइल, इस एक लाइन के आखिर में एक एंटर होता है, एंटर, जिसकी वजह से ये अगली लाइन बनती है. ठीक है ना? क्योंकि अब आपको दूसरी लाइन पे जाना है तो व्हाट यू डू, यू एंटर. व्हाट यू डू, यू एंटर. सही है ना? सो बेसिकली जब आपको अगली लाइन पे जाना होता है तो आप एंटर करते हैं. ये जब हम लाइन को रीड करते हैं तो एंटर क्योंकि विजिबल नहीं होता इसलिए हमें अंदाजा नहीं होता, लेकिन वो रीड हो जाता है साथ में. तो दिस डॉट स्ट्रिप विल गेट rid of that enter thing. ठीक है ना? तो अदरवाइज वो एंटर भी आपके स्ट्रिंग का हिस्सा बना रहेगा. तो जब आप ये लिखेंगे फॉर लाइन इन फाइल, तो एक एक लाइन करके रीड करना शुरू करेगा. इसके भी ऑल्टरनेटिव्स हैं. दिस इज पाइथन हैज गॉट हंड्रेड्स ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉर एवरीथिंग. So just stick to the best approach that you find for yourself. It is not advised, it is for yourself, whatever the thing that you get used to with. So that is fine. So तो आपने एक लाइन एक फाइल से रीड करी, और रीड करने के बाद जो है उसको आपने स्ट्रिप किया, और स्ट्रिप करने के बाद एनक्यू को कॉल कर लिया. एनक्यू को आप कॉल करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं. ठीक है ना? जब आपने एनक्यू को कॉल किया तो अगर एनक्यू जो है वो, ये प्रोसीजर है, ये कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा, तो बस ये एनक्यू करता चला जा रहा है. अब ये यहाँ पे इसके बाद 49 50 स्पेसेस हैं तो सही, लेकिन यहाँ पे जो आप रीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये तो 50 नहीं है, तो इसलिए वी आर नॉट वरीड अबाउट गेटिंग द फाइल, ये एरे फुल. ये कितने हैं हम इनको चेक कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. I would always suggest that whenever you are given a resource to work with in your exam, open up that resource and do observe it. अब जैसे हमने यहाँ पे जब इसको ऑब्जर्व किया तो वी हैव एन आइडिया दैट वी हैव ओनली हैव गॉट 22 23 24 lines in there, and we have got the ability to store as much as 50 elements in the array, so we are not worried about it कि उसमें कोई ओवरफ्लो होगा. So we just opened the file, we started with the enqueue thing, और ये हमने सारी की सारी रीड डाटा उसके अंदर कर ली है. So अदरवाइज आपके पास पूरा ऐसा कोड भी हो सकता है जो फिर आप फिक्र करें कि भाई ये होगा या नहीं होगा. ये डेफिनेटली हो जाएगा. अच्छा जी, तो नेक्स्ट पार्ट. Some game IDs appear in the text file more than once. All right. The program needs the total number of items each game ID appears in the text file. The record structure, record data. Now this is a UDT, user defined type. Record structure is always a UDT, user defined type, that we actually achieve using the class thing in Python. Python में UDT बनाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर जो है वो फॉर्मेट तो होती नहीं है. तो हम जिस तरह स्ट्रक्चर की फॉर्मेट वीबी में होती है, या हम टाइप एंड टाइप सूडो कोड में लिखते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता. तो हम यहाँ पर बेसिकली पाइथन का क्लास यूज करते हैं, लेकिन उस क्लास में हम इनकैप्सुलेशन पे ध्यान नहीं देते. हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उन्हीं को एज यूडिटी एलिमेंट्स यूज करते हैं, और उनको हम प्राइवेट नहीं बनाते. सो some game IDs appear in the text file more than once. The program needs to total the number of times each game ID appears in the text file. The record structure, record data, has the following fields: ID, a string to store the game ID total, an integer to store the total number of times the game ID appears in the text file. Write program code to declare the record structure, record data. ठीक है? If you are writing in Python, include attribute declaration as comments. ठीक है? They have not asked for object-oriented thing. All right. So whether they have asked for it or not, whenever there is a new variable, it is always a good idea to declare them in the comments. ठीक है? तो आ जाएं, अब इसको हम कोड करते हैं.
All right. So अब हम यहाँ पर सिंपल सा क्लास बनाते हैं रिकॉर्ड डाटा का, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ आईडी और टोटल करते हैं। सेल्फ डॉट आईडी बनाएंगे और फिर सेल्फ डॉट टोटल बनाएंगे। एडिशनल मेथड्स बाद में बनाते रहेंगे जब वो हमसे बोलेंगे। तो डिक्लेयर रिकॉर्ड स्ट्रक्चर रिकॉर्ड डाटा ये हमने यहाँ पर कर दिया, ये देखिए। All right. So this is basically easy. So no underscore underscore here. Okay. So this is basically record data structure. So class हमने record data बनाया, इसके अंदर हमने ID रख दी, और आपको पता है कि self इस क्लास के, अगर हम क्लास के अंदर लिख रहे हैं और हम बेसिकली कोई भी मेथड लिख रहे हैं, ये तो कंस्ट्रक्टर है, तो हम उसके अंदर सेल्फ जरूर लिखते हैं। सेल्फ इज बेसिकली एट्रीब्यूट्स। तो अब यहाँ पर हम जो है वो वेरिएबल्स की डेक्लेरेशंस लिख देते हैं। सो डिक्लेयर आईडी एज स्ट्रिंग और डिक्लेयर टोटल एज इंटीजर। ठीक है, और फिर ये जरूरी है, इंक्लूड एट्रीब्यूट declaration as comment. So why did we make record data a class? Because that is the only way achieving record data structure in Python, my dear Akbar Asif. ठीक है, so if it is pseudo code, तो फिर हमारे पास वो टाइप एंड टाइप, और अगर वीबी है तो स्ट्रक्चर और एंड स्ट्रक्चर आता है, बट इन पाइथन दिस इज द ओनली वे वी कैन अचीव दिस यूडीटी थिंग। सही है ना? सो दिस इज बेसिकली, इट इज बेसिकली यूडीटी। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट। ठीक है, होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। सो ओके, सो सम गेम आईडीज अपीयर। अच्छा, अब हमें जो है वो ये वाला पार्ट जो है इसको कोड करना है। हमने यहाँ पर रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। नाउ पार्ट टू, वन अ ग्लोबल 1D array records stores up to 50 items of type record data. All right. The global variable number record store the number of records currently in the array records, and it is initialized to 0. Write program code to declare records and number records. And if you are writing in Python, include attribute declaration as comments. ठीक है? So the global 1D array record stores up to 50 items. सही है, 50 items of record data. आप देखते हैं कितनी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं हम, हालांकि इस वक्त विजुअल बेसिक में नहीं भी है, स्टिल दे आर एक्चुअली यूजिंग द टर्म एट्रीब्यूट्स। So these are simple variables in other programs. So the global 1D array records stores up to 50 items of type record data. The global variable number records store the number of records currently in the array, and it is initialized to 0. So जैसे जैसे हम array पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर रिकॉर्ड्स। अब बेसिकली हम यहां पर 2C2 के ऊपर हैं। ठीक है,
अब हम 2C2 के ऊपर हैं। और यहाँ पर हमें सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट करना है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी क्रिएट करना है और रिकॉर्ड्स भी क्रिएट करना है। ठीक है। सो लेट अस डू दैट। ऑलराइट, तो ये दिस इज समथिंग वेरी इजी। डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल्स हम अब यहाँ पर बना लेते हैं। रिकॉर्ड इज इक्वल टू रिकॉर्ड डाटा। रिकॉर्ड डाटा हमारी टाइप है, और 50 टाइम्स हम करेंगे तो 0 to 49 ये क्रिएट हो जाएगा। तो रिकॉर्ड डाटा हम ऊपर बना चुके हैं। रिकॉर्ड डाटा बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक यूडिटी है। इस यूडिटी टाइप का हमने यहाँ पर एक एरे जो है वो क्रिएट कर दिया, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हमने 0 पे कर दिया। तो ये भी हो गया। नंबर रिकॉर्ड ग्लोबल वेरिएबल स्टोरिंग द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स करंटली इन द एरे, और ये हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, so this is basically easy. Now 2C3, the pseudocode algorithm for the procedure total data uses DQ to remove an ID from the queue, checks whether the record data with the returned ID exists in the records. We would have to run the whole loop. Increment the total for the ID if the record in the record if the record already exists, creates a new record and stores it in the records if the ID does not exist. So procedure total data, declare data access, flag data access, DQ हमने यहाँ से पहला data उठाया, flag is equal to false किया. If number of records 0, then let's evaluate this thing first. Let's evaluate this thing first. ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि डेटा एक्सेस्ड, एक हमने स्ट्रिंग बनाया, फ्लैग हमने बनाया बूलियन। डेटा एक्सेस जो पहला डेटा आपने डीक्यू किया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू दैट यू हैव टेकन आउट ऑफ द एरे। एरे हमने ऑलरेडी बना चुके हुए। फ्लैग को हमने फॉल्स किया। अगर नंबर रिकॉर्ड 0 है, इसका मतलब है अभी तक हमने एरे को पहली बार पढ़ा है, पहली बार भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड्स में 0.id को हमने डेटा एक्सेस के बराबर कर दिया, और उसके अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर पहले एलिमेंट को एरे रिकॉर्ड्स के अंदर उसके टोटल को 1 कर दिया। तो फ्लैग को ट्रू कर दिया, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्लस 1 कर दिया। दिस इज व्हेन वी आर एडिंग द फर्स्ट रिकॉर्ड। अगर हमारा वो फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, अगर वो फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर हम आ जाएंगे इसके अंदर, एल्स के पार्ट के अंदर। ठीक है, तो एल्स के पार्ट में अंदर हम आ जाएंगे। दोबारा मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूं। द प्रोवाइडेड सूडो कोड हियर for the total data procedure outlines a method for processing game IDs from a queue, updating a collection of records to count the occurrences of each ID. तो यहाँ पर देखें, अब एनालिसिस हम इसका करते हैं। इसके सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर और लॉजिक पे बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ये वाला DQ ऑपरेशन है। सो द एल्गोरिथम स्टार्ट बाय रिमूविंग एन ID
from the queue using DQ. This is a common approach to sequentially process queue items. ठीक हो गया? अच्छा, क्योंकि हमारे पास क्यू जो है वो लीनियर है तो सीक्वेंशियल क्यू है. इनिशियलाइजिंग, यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन फ्लैग की करी है. तो initialization and flags, it initializes variable data access to hold the dequeued id and flag as boolean to track if the current id has been found in the records. तो ये वाली जो हमने एक id निकाली है ये हमने false कर दी थी. फिर हम ये देखेंगे कि क्या ये अगर पहले से मौजूद है तो ये हम इसको ट्रू कर देंगे. तो अब यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, ये है बेसिकली हैंडलिंग द एम्प्टी क्यू. हैंडलिंग द एम्प्टी क्यू. So the pseudocode implicitly assumes that the DQ returns an identifiable, क्या कहेंगे उसको, identifiable value not shown here. ठीक है ना? When the queue is empty, which the procedure could use to avoid processing an empty queue. The Python adaptation assumes empty is returned. ठीक है ना? वहां से empty आना चाहिए. तो बहरहाल हम यहाँ पर सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इसकी जांच कर रहे हैं. अच्छा, फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो एक स्पेशल केस है. ठीक है ना? फर्स्ट रिकॉर्ड एक स्पेशल केस है. So the algorithm treats the scenario of adding the first record as a special case, directly adding the dequeued ID जो हमने यहाँ पर ली है, dequeued ID as a new record if no records are present, if number of record is equal to 0. सही है. और फिर यहाँ पर हम अगर वो पहले नंबर ऑफ रिकॉर्ड 0 नहीं है तो फिर हम यहाँ पर आते हैं. तो what it does over here, it actually search existing records first. 0 to number of records -1. ठीक है ना? So basically the loop searches for an existing over here. The loop, the for loop searches for an existing record with the matching ID. If found, it increments the total for that ID and sets the flag to true, indicating over here, indicating no need to add a new record. अब इसके बाद अगर flag false है तो it means के this record has not been found. If the flag is false, still it is false. So adding a new record, if no existing record is found, flag remains false. A new record for the ID is created and added to the collection. तो records के अंदर जहां पे भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की आईडी होगी वहां पर हम जो हमने अभी यहाँ पे जो डीक्यू किया था डेटा एक्सेस के अंदर, वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर डाल दिया जाएगा और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को फिर उसके टोटल के साथ 1 के साथ और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को +1 कर दिया जाएगा. एंड प्रोसीजर हो जाएगा. तो बेसिकली अब हम इस कोड को लिखते हैं. So we have got this procedure. Declaration if for x is equal to, for have a next here. अब हमारे पास यहाँ पर ये वाला पार्ट है, इसको हम आगे
ठीक है, तो अब हम इसका कोड लिखते हैं। हमें तो सिर्फ इस कोड को मैच करना है पाइथन में, नथिंग एल्स। सो दिस इज अ पाइथन वर्जन ऑफ दिस सूडो कोड, ठीक है ना। प्रोसीजर टोटल डाटा, डेफ बनाया टोटल डाटा, और हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास बिल्कुल वही है, ग्लोबल नंबर रैकेट्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रैकेट्स हमारा ग्लोबल वेरिएबल है जो कि हमने बाहर बनाया, तो वी हैव टू अपडेट इट। अच्छा, ऑल द लिस्ट्स एंड द एरेज मींस जितने भी ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कलेक्शंस कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं, तो उनको हमें, वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होते हैं, वी डोंट हैव टू मेंशन दैम। तो रिकॉर्ड्स जो है वो ऑलरेडी ग्लोबल है, तो हमें सिर्फ सिंगल जो वेरिएबल्स होते हैं उनको यहाँ पे ग्लोबल के साथ करना पड़ता है, वो भी उस वक्त जब आप उसको अमेंड करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो डेटा एक्सेस इज इक्वल टू डी क्यू, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, इफ नंबर रिकॉर्ड इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे किया है, ठीक है। इफ फ्लैग अभी तक फॉल्स है, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को अपडेट करके और उसके अंदर इसको पुराने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पे इसको डाल के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया। सो लेट्स गेट बैक। अच्छा, अभी क्या कहता है, द प्रोसीजर आउटपुट रिकॉर्ड्स, आउटपुट द आईडी एंड टोटल ऑफ ईच रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स इन द फॉर्मेट, ये वाली राइट द प्रोग्राम कोड, ठीक है ना। ये हमने जो यहाँ पे राइट द प्रोग्राम कोड, ये अब हमें इसका इस तरह की फॉर्मेट बनानी है। तो बीच में टैब है, ये देखें, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 टैब्स हैं। तो हम यहाँ पर इन टैब्स को यूज करेंगे। \T अगर आपको याद हो, हम वो भी यूज कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट द बिग डील। सो दिस इज पार्ट डी। अच्छा, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं, हमें यहाँ पर जिन चीजों का ख्याल रखना है, ग्लोबल वेरिएबल्स इसके अंदर आएंगे, आइट्रेशन इसके अंदर एक चलेगी, the procedure iterates through each record in the records array up to number of records which hold the count of the currently stored records. This ensures that only populated records, populate का मतलब है जो array में हमने डाल दिए हैं, are processed, avoiding none values जो कि हमारे पास all भी खाली values वहां पे पहले से पड़ी हुई थी। सो नल वैल्यूज जो है हमारे पास, जो हमने खाली बना दी थी। फॉर्मेटेड आउटपुट जो है फिर हम उसको करेंगे। दिस प्रोसीजर इज सिंपल एंड इफेक्टिव फॉर डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स ऑफ द रिकॉर्ड्स एरे adhering to the specified output format. So let's just do that. सही है, तो आईडी हमने यहाँ पर ले ली एक आईडी, इसको हम एफ स्ट्रिंग से करेंगे, एफ स्ट्रिंग से। सो एफ स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे कि आईडी और स्पेस ले लेंगे, और उसके बाद फिर हम एक स्पेस के साथ टोटल और एक स्पेस ले लेंगे, और आगे उसके साथ हम इसको यहाँ पे शो कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट इन एफ स्ट्रिंग। सही है, एफ स्ट्रिंग के अंदर करते हैं हम इसको। नाउ अब ये बिल्कुल सिंपल है, आउटपुट रिकॉर्ड्स हमने बनाया, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ हम चले गए, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्योंकि आपने आखिर में आगे बढ़ा दिया था ना, तो हम -1 तक चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 होंगे तो ये 5 पे होगा, तो हम वैसे ही यहाँ पे 4 तक चलेंगे, ठीक है ना। तो 5 अगर होगा तो 4 तक चलेंगे, 8 होगा तो 7 तक चलेंगे। फॉर आई इन रेंज दिस, हम एक एक को उठाते चले जाएंगे आई से, रिकॉर्ड्स आई, हमारे पास ये एरे है,
और उसकी आईडी और फिर टोटल, और ये बिल्कुल वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। दैट इज वाई यहाँ पे इसका जो मार्क है वो भी हमारे पे सिर्फ एक ही मार्क है। अच्छा, अब देखें, द मेन प्रोग्राम नीड्स टू कॉल रीड डेटा, टोटल डेटा, आउटपुट रिकॉर्ड, राइट द प्रोग्राम कोड फॉर दिस। सो अगर ये प्रोग्राम हमारा चल जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ चल गया। फाइल का पढ़ना, ठीक है ना, टेस्ट द फंक्शंस। अब आप देखें इसके अंदर क्या है, फाइल का पढ़ना, क्यू का चलना, सब कुछ यहां पर कवर हो जाता है इफ इट एक्चुअली डज व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड टू इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो हम यहां पर रीड डेटा चलाएं, उसके बाद टोटल डेटा चलाएं, टोटल डेटा में हमें कोई मसला नहीं है, हम डायरेक्ट चलाते हैं इसको। टोटल डेटा चलाएं क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज उठी हैं वो 22-23 हैं और हमारे पास जो है ना वो ज्यादा वैल्यूज नहीं है। फिर आउटपुट रिकॉर्ड्स को हमने कॉल कर लिया, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल। सबसे पहले हमने अच्छा, जब हम ये रीड डेटा करेंगे, टोटल डेटा जब हम करेंगे, तो टोटल डेटा को अगर आप यहां पर देखें तो total data is making use of number of records. Number of records is making use of DQ. DQ जो है that is basically making use of DQ is making use of head pointer. यहाँ पे हमें tail pointer की जरूरत नहीं है, ठीक है, making use of head pointer, ठीक है जी। और ये इसको हमें DQ को यानी कि टोटल डेटा को बार बार चलाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम टोटल डेटा को चलाएंगे तो टोटल डेटा डीक्यू करेगा, डीक्यू एक आइटम डीक्यू करता है, तो वी हैव टू एक्चुअली डीक्यू सेवरल आइटम्स। तो हम इसको इस तरह लिखना पड़ेगा कि व्हाइल हेड पॉइंटर इज नॉट नॉट इक्वल टू टेल पॉइंटर, तो फिर हम टोटल डेटा चलाएंगे और फिर हम आउटपुट रिकॉर्ड्स करेंगे, तो वो फिर मल्टीपल टाइम्स चलेगा। तो सबसे पहले हम जो है वो रीड डेटा चलाएंगे, फिर नंबर रीड डेटा चलाने के बाद फिर हम टोटल डेटा और आउटपुट रिकॉर्ड्स को करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा अमेंड करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। हमने रीड डेटा किया और फिर हम इसको जो है while head pointer is not equal to tail pointer, फिर हम टोटल डेटा करेंगे और टोटल डेटा करने के बाद फिर हमें जो है वो आउटपुट रिकॉर्ड्स भी करने पड़ेंगे, ठीक है, फिर हम आउटपुट रिकॉर्ड्स भी करेंगे। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। रीड डेटा किया, सही है। अब इस प्रोग्राम में ना थोड़ी सी हौश पौश हो गई है क्योंकि बीच बीच में जो है वो कहीं पे आप ग्लोबल वेरिएबल्स बना रहे थे, कहीं पे कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये हमारे पास क्यू ग्लोबल वेरिएबल है, हेड पॉइंटर ग्लोबल वेरिएबल है, टेल पॉइंटर ग्लोबल वेरिएबल है। फिर हमारे पास जो है वो ये जो फॉर्मेट है यूटिटी, ये हमारे पास ग्लोबल एरिया में है। फिर हमारे पास ये रिकॉर्ड्स ग्लोबल एरिया में है, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ग्लोबल एरिया में है। टेक्निकली तो ये सब कुछ एक जगह पे होना चाहिए, बट सिंस वी आर एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो ये हम जो है वो उसकी जगह पे करते चले जा रहे थे। एनीवेज, तो ये जो है वो क्या करेगा, रीड डेटा रीड्स द डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल एंड इंसर्ट ईच आइटम ऑफ द डेटा इनटू
द एरे क्यू। ठीक है, तो ये हमने कर लिया यहां पर। इसके बाद ये क्या करेगा, कॉल टोटल डेटा फॉर ईच एलिमेंट इन द क्यू। एक एक एलिमेंट क्यू से उठाते चला जाएगा और उसको फिर कॉल करेगा। और फिर ये क्या करेगा, आउटपुट द आईडी एंड द टोटल ऑफ ईच रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स। ठीक है ना, तो आउटपुट रिकॉर्ड्स एक साथ कॉल होगा, तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सबके सब चल जाएंगे। ठीक है, सो बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको चला के देखते हैं। टेस्ट योर प्रोग्राम, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, क्यू इज एम्प्टी। इसमें हमने क्या गलती करी है कि क्यू इज एम्प्टी आ रहा है। The main program needs to call record data. ये हमारे जो है ना, इन्होंने शुरू में जो हमसे हेड और टेल पॉइंटर को इनिशियलाइज करवाया, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर। हेड और टेल पॉइंटर्स को जो इन्होंने हमसे इनिशियलाइज करवाया, इसमें गड़बड़ है। बेसिकली इनिशियल सेटअप जो है, इसमें तो हमने हेड पॉइंटर इज इनिशियलाइज टू -1 किया है and tail pointer is initialized to 0. So this setup implies that the queue is initially empty. और जब हम enqueue करते हैं यहां पर फर्स्ट आइटम को, तो टेल पॉइंटर मूव्स फॉरवर्ड बट द हेड पॉइंटर रिमेन्स एट -1। हेड पॉइंटर रिमेन्स एट -1। ठीक है, अच्छा, व्हेन वी डी क्यू we check if head pointer is equal to -1 in DQ. When we check if head pointer is equal to -1 or head pointer is equal to tail pointer to determine if the queue is empty. However, after जब हम पहला आइटम एनक्यू कर देते हैं, आफ्टर एनक्यूइंग आइटम फॉर द फर्स्ट टाइम, हेड पॉइंटर रिमेन्स एट -1. So this is basically leading the function to conclude that the queue is empty even if it is not empty. So अब हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसके अंदर ये करना पड़ेगा कि एनक्यू को हमें अपडेट करना पड़ेगा, एनक्यू को। और एनक्यू को हमें कैसे अपडेट करना पड़ेगा, हमें जो है वो इस एल्स के पार्ट में यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कि if head pointer is equal to -1 then head pointer is equal to 0। ये हमें यहां पर करना पड़ेगा। मैंने एमएस देखिए, ये काम इन्होंने आखिर में किया है बेसिकली। हेड पॉइंटर इज इक्वल टू 0 और टेल पॉइंटर इज इक्वल टू 0, which is basically not a good thing. They should have hinted this in the question. Anyways,
तो ये हमारा काम अब बन जाएगा यहाँ पर इस चीज से। ठीक है ना, तो ये हेड पॉइंटर यहाँ पर बेसिकली होना ये चाहिए कि जिस वक्त हम पहला एलिमेंट ऐड करें ना, तो हमारे पास एनक्यू के अंदर ही हेड पॉइंटर जो है वो अपडेट हो जाना चाहिए 0 पे। तो नाउ आई थिंक मेरा ख्याल है कि हम अब अगर इसको चलाएंगे तो दिस विल वर्क प्रॉपरली। नाउ व्हाट इट सेज, लेट मी, प्रॉब्लम यहीं आई है। अब आ गया मेरी समझ में। ये बेसिकली हमें यहाँ पर हम हेड पॉइंटर को जो अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें हेड पॉइंटर को लिखना पड़ेगा। यहीं पे ये आ रहा था ना, हेड पॉइंटर इज इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। सो इट इज वर्किंग नाउ, सी। हमें यहाँ पे हेड पॉइंटर को अपडेट करना है, क्योंकि हम हेड पॉइंटर को एनक्यू में अपडेट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसको ग्लोबल वेरिएबल में अपडेशन के लिए, अपडेट करने के लिए यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा कि देखो, बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल दैट वी आर गोइंग टू अपडेट ओवर हियर। सो नाउ इट इज वर्किंग। आई एम टेलिंग यू, इन एग्जाम this would be hell of a task. So 1 1 2 4 6 3 1 1 2 1 1. So basically I'm checking it with the marking scheme. It is exactly as in the marking scheme. ठीक है ना? So basically I need you to compare this code. I'll be saving it. I'll be sharing it with you people. You should compare this code that we have made on the go with the marking scheme code. That is a bit different. सही है ना? That is a bit different, but I'm telling you कि you would have to make sense out of it. This is actually a challenging question. So now, next question. Question 3. No, Phil, it got changed in DQ thing. अगर वो चेंज नहीं होगा तो आप डेटा कैसे रिट्रीव करेंगे? अभी मैं आपसे शेयर करूंगा, देन फाइंड टाइम टू ऑब्जर्व द होल थिंग। All right, question number 3. A computer game is written. Hold on for a second. X position, Y position, X position, Y position. Okay.
A computer game is written using object-oriented programming. The game has multiple characters that can move around the screen. The class character stores data about the characters. Each character has a name, a current X horizontal position, and a current Y vertical position. So this is the character class. Now this is object-oriented programming. So the word attribute is for attribute. Encapsulation means all the attributes will be private, and all the methods, either functions or procedure, they all will be public. Only you can access the attribute through the respective function and procedures, setter or getters, which is called encapsulation and all. So let's do this. Okay. So a computer game is written using object-oriented programming. The game has multiple characters that can move around the screen. The character stores data about the class character stores the data about the character. Each character has a name, a current X horizontal position, and a Y vertical position. ठीक है? Attributes हमारे पास कौन से name, which is a string, stores the name of the character as a string. X position stores X position as an integer. Y position stores Y position as an integer. और उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं methods. तो constructor is a method, initializes name, X position and Y position to its parameter values, means it will be taking the values as parameter and then setting its attributes. Get position X will be returning position X, get position Y will be returning position Y. Set X position, whatever the parameter that you pass on to this particular setter, it will set the position of X. Set position Y will do the same, but to the Y position. And move. Now this move is a bit different. Takes a direction, as in left, right, wala, X and Y, as a parameter and calls either the set X or set Y with an integer. Takes a direction as a parameter and calls either set X or Y with an integer value. Now you can see set X position adds a parameter to position X, validates. So this set X position also validates that the new position is between 0 and 10,000 inclusive. This is basically the range check. Okay, so let's do this. All right, so ये हमारे पास class आ गई. Attributes, as usual, I told you that all of the attribute that you are going to make over here should be private. So instead of declare, we will be using the word private. Private also declares the variable for the pseudocode thing, but that variable would be private for encapsulation purposes. Attributes will be private for encapsulation purposes. ठीक है? Now constructor हमने बनाया. Constructor is the first method to be defined and execute. ठीक है ना? Executed. Sorry. So हमने ये करा. हम यहाँ पर name X और Y लेंगे और जो system में अपना this underscore makes the attribute private. So जो नेम आपने दिया है वो आपने अपने एट्रीब्यूट को दे दिया. जो x वैल्यू आई है पैरामीटर में x को आ गई, जो y वैल्यू आई है वो y को आ गई. गेट पोजीशन विल रिटर्न self dot x position and get y position will return self dot y position. The methods set x position and set y position each take a value, ठीक है, as a parameter and add this to the current x or y position. If the value exceeds 10,000, it is limited to 10,000. तो अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो 10,000 से ऊपर हो जाती है, जो भी हमारे पास वैल्यू आई है, तो हम उसको वापस 10,000 पे ले आते हैं. If the value is below 0, we make it 0. All right, so that is how. So set x position, what it does,
तो जो भी आप वैल्यू भेजेंगे एस पैरामीटर में वो सेट एक्स पोजिशन के अंदर इंक्रीज कर जाएगी. सो सेट एक्स पोजिशन इज इक्वल टू सेट एक्स पोजिशन प्लस एक्स. फिर हम ये चेक करेंगे कि अगर एक्स पोजिशन 10,000 से ज्यादा है तो वी विल ब्रिंग इट बैक टू द 10,000. और हम यहाँ पर इफ सेट एल्स एक्स पोजिशन, हम इसको एल्स में भी डाल सकते हैं. बेसिकली हम इसको एल्स में ही डालना चाहिए. इफ सेल्फ डॉट एक्स पोजिशन इज लेस देन 0 तो फिर ये यहाँ पर सही है. तो हम यहाँ पे इसको एल्स में फिर एल्स इफ के साथ एलिफ के साथ दोबारा भी चेक कर सकते हैं. बहरहाल एनीवेज तो दिस इज एक्चुअली फाइन. नाउ सेट वाई पोजिशन is basically another setter. So whatever the value you send it, so it will be added to the current y position, and as a result, if y position goes beyond 10,000, it will become 10,000. And similarly, if you have sent the value in minus, so then it will be obviously subtracted from the current y position. After that, if the position gets below 0, it will be back on 0 then. ठीक है ना, इसको जहन में रखना है आपने. ऑलराइट. अच्छा, अब देखें. The method move takes the string parameter up, down, left or right. Okay, the method move takes a string parameter up, down, left or right. The table shows the change each direction will take to the x or y position. Use the appropriate method to change the position value. तो अगर डायरेक्शन आपकी अप है तो y में आप +10 करेंगे, डाउन है तो -10 करेंगे, लेफ्ट है तो x पोजीशन में -10 करेंगे, राइट है तो x पोजीशन में आप +10 करेंगे. ठीक है. सो अब आपने मूव का यहाँ पर जो है वो मेथड क्रिएट किया और आपने उसको डायरेक्शन दे दी. अच्छा, अब देखें यहाँ पर क्योंकि गिवन ही लोअर केस में है तो वी विल ओनली बी कंसर्न अबाउट लोअर केस. Case neutrality is not the concern over here. Up and down are for y position and x is for left and right is for x position. So if direction is equal to up, तो हम क्या करेंगे, सेट पोजीशन को 10 के साथ कॉल कर लेंगे. ये सेट पोजीशन के पास सेट जो है आपके पास सेट y पोजीशन के पास जाएगा और ये ऐड हो जाएगा. और अगर वो ऐड होने के बाद 10,000 से ऊपर होगा तो वो 10,000 में वापस आ जाएगा. ठीक है. इसी तरीके से अगर आप जो है वो डाउन है तो आप y पोजीशन को -10 के साथ कॉल कर लेंगे. अगर लेफ्ट है तो x पोजीशन को -10 के साथ कॉल कर लेंगे. अगर राइट है तो x पोजीशन को +10 के साथ कॉल कर लेंगे. सो दिस पार्ट इज डन. अब द क्लास बाइक कैरेक्टर इनहेरिट्स फ्रॉम द क्लास कैरेक्टर. सो it means that byte character is the child class of the character class, and it inherits all the attributes and the methods from the class character. So the constructor would have name, x position and y position. सही है. Calls its parent class constructor with the appropriate values. अब आप देखें इस पर्टिकुलर बाइक क्लास में अगर आप यहां जाएं तो इस पर्टिकुलर बाइक क्लास में कोई अपना एट्रीब्यूट नहीं है. सो इट ओनली हैज द एट्रीब्यूट सेम एज इट्स मदर क्लास. ठीक है. लेकिन इसमें पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, यानी कि जो मूव है मदर क्लास का उसमें चेंज आ रहा है बाइक कैरेक्टर के अंदर, यानी कि इसको हम कहते हैं ओवरराइड कर रहा है. ओवरराइड करना पॉलीमॉर्फिज्म होता है. पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जरूरी होता है. इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास मदर क्लास में method है, that method is actually inherited in the child class. The name of the method remained and the behavior of the method, the work in this method is overridden. Overridden as in changed. So if the same method works in the mother class, would have a different behavior. If in the child class, would have a different behavior. All right. So that is how it works. So let's do that. So move के अंदर क्या है, polymorphism overrides the method move from the parent class by changing either the x position or y position.
by 20 instead of 10. All right. So byte character inherits from the character. There is no new attribute, so it is still taking name X and Y, calling with super dot to the mother class and passing on all the attributes which it actually inherited from the mother class to its mother class. Okay, so this is the only thing the constructor would have to do. Then polymorphism, overriding the method move. This is called what? Polymorphism. So basically in the mother class, everything was happening with 10, and in the child class, everything is happening with 20. This is the only change. Okay. So this is basically polymorphism. Same move in the mother class had a different behavior, changing the directions by 10 or minus 10. And over here, it has actually polymorphed and it is actually doing it with plus 20 or minus 20. And if you would have noticed, the question 2 was actually a long and challenging question. That is why they have made this particular question easy for that reason. So now the main program, write the program code to declare a new instance of the character with the identifier ZAK. The starting position is 50 and the starting Y position is 50. X position is 50 and the character name is ZAK. So we call the class character, the name, X position, Y position. We have created a variable ZAK, which is basically an object of class character. So you can create as many objects as you like. Then next part, write program code to declare a new instance of the bike character with the identifier Carla. The starting position is 100, the Y starting X position is 100, the starting Y position is 50, and the character name is Carla. So हमने ये भी बना दिया. तो Carla, X position, Y position. So this is another object, an object of the bike character. So this was basically class character. This is class bike character. Okay, write the program code to declare new instance of the bike character. Over here, it was instance of the character. Okay, so we have created both. Write program code to take an input which take as input which of two characters the user would like to move, biker character या सिर्फ character मतलब Carla या Jack. Take as input the direction, call the appropriate method to move, output the characters new XY in appropriate format. Again, F string. Carla's जैसे हमारे format ये होगी, Carla's new position is X and Y. All input require appropriate prompts and validate. So this is the last part of it, which is very easy. तो हमने character के लिए input दी कि which character would you like to move? ठीक है, which character would you like to move? ठीक है, अब हमने इनसे पूछा भाई आपको कौन सा कैरेक्टर मूव करना है, आपको जैक को मूव करना है या कार्ला को मूव करना है, वो आप इसमें आ गया. वैलिडेट द इनपुट. अब वैलिडेट द इनपुट का मतलब क्या है कि वाइल में हम इसको डाल देंगे कि ये जैक और वही होना चाहिए. तो वाइल, so this validation is what? This validation is case sensitive. ठीक है ना? And called आपका केस सेंसिटिव वैलिडेशन. ठीक है, अच्छा जी. तो अब आपने जब तक कैरेक्टर नॉट इक्वल टू जैक और कार्ला होगा, आप बार बार इसको इनपुट करते रहेंगे. वंस यू गेट आउट, आइदर यू वुड हैव आइदर कार्ला और जैक एज इनपुट. ठीक है, नाउ इनपुट द डायरेक्शन. अब हम लेफ्ट राइट अप एंड डाउन करेंगे. तो हम ये वाइल डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू अप डाउन लेफ्ट राइट, हम उससे बार बार पूछते रहेंगे. ठीक है, हम उसको एरर मैसेज भी देंगे और बार बार हम उससे इनपुट भी लेते रहेंगे. ठीक है, अच्छा जी. कॉल द अप्रोप्रिएट मेथड टू मूव. अब हमारे पास डायरेक्शन भी है, अब हमारे पास कैरेक्टर भी है.
अब हम यहाँ पे पूछेंगे इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू जैक, तो हम फिर जैक जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका मूव मेथड कॉल करके डायरेक्शन उसको भेज देंगे जो भी हमने इनपुट लिए। और उसके बाद फिर हम जो है वो एफ स्ट्रिंग लगा के जैक की एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन लेके इसको मिक्स करके आउटपुट करेंगे। ऐसे ही हम कार्ला के लिए भी करेंगे। अब हम टेस्ट द प्रोग्राम ट्वाइस विद द फॉलोइंग इनपुट्स, ठीक है ना। तो अब हम जो है ये प्रोग्राम चलाते हैं और जैक राइट और कार्ला डाउन एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमसे ये इनपुट पूछ रहा है विच कैरेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे जफर को घुमाना है तो ये कहेगा इनवैलिड इनपुट, विच कैरेक्टर वुड यू लाइक टू मूव, जैक और कार्ला। तो मैं कहता हूँ भाई जैक कर लो, जैक हो गया। विच डायरेक्शन वुड यू लाइक टू मूव, आई सेड स्ट्रेट। कहता है इनवैलिड इनपुट, विच डायरेक्शन, अप डाउन लेफ्ट राइट, सो आई सेड लेफ्ट। तो अब आप देखें उसकी 50 थी ना जैक की इनिशियल, तो वो 40 हो गई, वाई वही 50 रह गया। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और दिस टाइम वी विल बी कार्ला, वी विल बी चूजिंग कार्ला, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं कार्ला और हम कहते हैं अप। तो अब देखें कि कार्ला की एक्स पोजिशन वो थी 100, तो वो 100 ही रह गई और उसकी जो वाई पोजिशन थी वो 50 थी, दैट हैज बीन चेंज 20 by 20 y because it was the child class, ठीक है। So that's it, we are done. So the whole paper is solved. God bless you. I'll be sharing everything, all the questions and the question paper and the marking scheme and my work or whatever with this um, after a few moments. And those who are watching on YouTube, they can get it in the description section. ठीक है, take care. Allah Hafiz. Bye.